हेलो एंड वेलकम टू केमिस्ट्री वर्ल्ड अफेयर क्लासेस स्टूडेंट। तो आज ये जो सीरीज शुरू की जा रही है स्टूडेंट आपके लिए स्पेशली यूपी बोर्ड के स्टूडेंट के लिए है। हालांकि किसी भी स्टूडेंट के लिए उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी यूपी बोर्ड के स्टूडेंट के लिए है, परंतु इसमें यूपी बोर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एनालिसिस की जा रही है। मुझे पता है स्टूडेंट, आपके जैसे जैसे एग्ज़ाम आते जा रहे हैं वैसे वैसे आपकी दिल की धड़कनें तेज होती जा रही हैं, तो मैं आपकी हेल्प करूँगा कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा एनालिसिस करके आपको इफ़ेक्टिव मटेरियल दिया जाए और आपकी तैयारी एक धारदार तैयारी बनाई जाए। ठीक है, अगर आप वास्तव में ही इसको एप्रिशिएट करना चाह रहे हो कि मैं इस तरह की वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँ, तो आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक कीजिए। ठीक है, तो देखिए मैं 2022 का केमिस्ट्री के पेपर की एनालिसिस करने जा रहा हूँ यूपी बोर्ड का। ठीक है, तो आइए इसमें पहला क्वेश्चन लेते हैं। कह रहा है प्रति एकक कोशिका में 2 परमाणुओं की कुल संख्या रहती है। तो देखिए आपको पता है पहला एग्जाम्पल दे रखा है इन्होंने एफसीसी, है ना, फलक केंद्रित एकक इकाई सेल। तो पहला जो हमारे पास है ये होता है एफसीसी, और एफसीसी में आप जानते हो नंबर ऑफ पार्टिकल कितने होते हैं, 4 होते हैं। दूसरा आपको दे रखा है अंतः केंद्रित घनीय एकक कोशिका। तो अंतः केंद्रित यानी बीसीसी, आप अच्छे से जानते हो कि बीसीसी में जो अवयवी कण हैं वो कॉर्नर पे तो होते ही हैं, कॉर्नर के अलावा एक अवयवी कण उसके केंद्र में भी होता है। ठीक है, और कॉर्नर पे जो पार्टिकल होते हैं उनका हिस्सा कितना होता है, 1/8। तो अगर आप बीसीसी में टोटल पार्टिकल निकालोगे तो कैसे निकालोगे, 8 इंटू 1/8 प्लस 1, तो ये निकल के कितना आएगा, 2। यानी यही आपका आंसर होगा, राइट, सेकंड वाला, अंतः केंद्रित घनीय इकाई कोशिका। ठीक है, जिसे हम शॉर्ट में कह देते हैं बीसीसी, जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल कितने होंगे आपके, 2। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आइए। 400 ml विलियन में 7 ग्राम NaOH जुड़ा हुआ है, विलियन की मोलरता ज्ञात कीजिए। देखिए स्टूडेंट, मोलरता का फॉर्मूला आप सभी को पता है कि विलेय के मोलों की संख्या है ना, कि भाई n विलेय वटे हम कहते हैं कि विलियन का आयतन, और वो किस में होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए। ठीक है, विलियन का आयतन किस में, लीटर में। अब विलेय के मोलों की संख्या निकालोगे, देखो कैसे निकालोगे, क्योंकि उसने दिया है आपको 7 ग्राम। ठीक है, तो देखो मोलरता का फॉर्मूला लगी कि एम इजिकल टू क्या होगा, 7 बटे, आप जानते हो एनओएच का वेट कितना होता है, 40 मोलर मास, ओवर आपको मोलर वॉल्यूम दे रखा है कितना, 400 ml। इसको लीटर में चेंज करोगे तो आपको पता है 1000 से डिवाइड करोगे यानी 1000 ऊपर पहुंच जाएंगे। यानी सिंपल आपके पास क्या आ गया यहाँ से कि 7 इंटू 1000 ओवर 40 इंटू 400। देन आप इसको इससे कट कर दो, यानी आपके पास कितना आ गया, 7/16 आ गया। ठीक है, यानी लगभग आपको पता है 0.5 से थोड़ा कम आएगा, 0.45 से 5 से थोड़ा कम आएगा, यानी आपका सेकंड ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, और आप इसे देख सकते हो, डिवाइड करके देख सकते हो एग्जैक्टली कितना आ रहा है। ठीक है, ये आएगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलते हैं स्टूडेंट। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई है। तो आपके लिए बिल्कुल शॉर्ट आपको एक डाटा देते हैं, हम ट्रिक देते हैं। किसी भी कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की आपसे इकाई पूछी जाती है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है कि एन इज इक्वल टू मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, एंड यहाँ आपको करना है सिंपल सा कि 1 माइनस के एन एंड द सेकेंड इनवर्स। ठीक है, एन क्या है, आपकी ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। जैसे उसने फर्स्ट ऑर्डर के लिए पूछा है तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या हो जाएगा, K1 इज इक्वल टू मोल पर लीटर, एंड 1 माइनस के 1 करोगे तो ये 0 हो गया,
और किसी की भी जीरो वैल्यू होती है, यानी पावर जीरो होती है, तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। तो सेकेंड इनवर्स, तो यहाँ से केवल आपका आंसर कौन सा आया, सेकेंड इनवर्स। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा, सेकेंड ऑप्शन राइट होगा, राइट। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे, कि जल अपघटन पर बेंजामाइड बनाता है। तो देखिए स्टूडेंट, बेंजामाइड का फॉर्मूला, बेंजामाइड का फॉर्मूला आपके सामने है, दिस इज बेंजामाइड। अब वो आपसे कह रहा है, ये NH2 है, NH2, वो आपसे कह रहा है कि इसका जल अपघटन कराना है, हाइड्रोलिसिस कराना है। तो सिंपल आप क्या करोगे, इधर H और इधर OH, ठीक है। तो आपके लिए यहाँ से क्या मिलेगा, ये वाला बेंजोइक एसिड मिल जाएगा, है ना। एक तो बेंजोइक एसिड मिलेगा और एक क्या मिलेगा आपको, अमोनिया मिलेगी। तो कौन सा राइट होगा आपका, सेकेंड ऑप्शन राइट होगा, बेंजोइक एसिड। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन, स्टूडेंट आपके लिए एक रिएक्शन दे रखी है, देखो 1 डिग्री एमीन है और क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन करा रही है, क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन कराई जा रही है विद दी स्ट्रॉन्ग बेस, एल्कोहलिक स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंसी में। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इस रिएक्शन को हम नाम देते हैं कार्बिल अमाइन रिएक्शन। क्या नाम देते हैं, कार्बिल अमाइन रिएक्शन। क्या बनता है इस रिएक्शन में, एल्किल आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, एल्किल आइसोसाइनाइड। नेक्स्ट आइए स्टूडेंट, कि आरएनए में उपस्थित क्षार हैं। तो देखिए सिंपल है कि डीएनए में और आरएनए में एक अंतर होता है, कि डीएनए में थायमीन प्रेजेंट होता है, जबकि आरएनए में थायमीन की जगह यूरेसिल पाया जाता है, ठीक है। तो देखो पहला होगा नहीं क्योंकि इसमें थायमीन दे रखा है, दूसरा ग्वानिन साइटोसिन थायमीन इसमें भी दे रखा है, ये भी नहीं होगा, तीसरा थायमीन इसमें भी दे रखा है, ये भी नहीं होगा। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा राइट होगा, ठीक है। आई होप आप समझ रहे होंगे। नेक्स्ट आइए स्टूडेंट, देखो आपसे पूछा गया है कि सिल्वर सीसीपी जालक बनाता है और इसके क्रिस्टलों के एक्सरे अध्ययन द्वारा पता चलता है कि इसकी एकक कोशिका के कोर की लंबाई 408.6 pm है। तो देखो सबसे पहले जो दे रखा है वैल्यू उनको लिखो। तो आपको ए दे रखी है कितनी, 408.6 pm पिकोमीटर। देन वो आपसे कह रहा है कि सीसीपी जालक बनाता है। सीसीपी में आप जानते हो कि जेड इजिकल टू कितना होता है, 4, नंबर ऑफ पार्टिकल 4 होते हैं। पूछ कह रहा है आपसे घनत्व, तो पूछ रहा है कि भाई डी कितना होगा। द्रव्यमान कितना दे रखा है आपको, 107.9 दे रखा है ना। एम कितना दे रखा है, 107.9, यानी 108 मान लेंगे लगभग। अब देखिए क्या करते हैं, हमारे पास फॉर्मूला होता है क्या, डेंसिटी का फॉर्मूला आप जानते होंगे। क्या होता है, डी इजिकल टू जेड इंटू एम ओवर एन ए इंटू ए का क्यूब, है ना, एन ए इंटू ए का क्यूब। जब आप वैल्यू रखोगे यहाँ, सभी की वैल्यू रखोगे, तो देखो कैसे रखेंगे, सिंपल सा आपके सामने है कि d इजिकल टू जेड की जगह हम रख दें, भाई हमारे पास सीसीपी जालक है 4 रख दो, m की जगह आपको 108 दे रखा है, na आप जानती हो सब 6.02 में 6 ही मान लेता हूँ, इंटू 10⁻23 इंटू। अब देखो ए जो आपके पास कोर लंबाई है ये किस में दे रखी है, पिकोमीटर में, ठीक है। अब पिकोमीटर को आप किस में चेंज कर लो, मीटर में चेंज कर लो, एंड देन सेंटीमीटर में चेंज कर लो। जब आप इसको सेंटीमीटर में चेंज करोगे तो देखो पहले तो आप मीटर में चेंज करो, तो मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, 408.6 इंटू 10⁻⁻12 मीटर लिख सकता हूँ, ठीक है। और इसी को ही मैं 10⁻⁻10 करके, है ना, 10 करके सेंटीमीटर के फॉर्म में लिख सकता हूँ। अब सेंटीमीटर के फॉर्म में लिखोगे तो इस पॉइंट को आप इधर ले आओ, है ना, 4.0 कर लो, 8 कर लो, 408 ना करके उसे 4.08 कर लो। तो ये 10 की पावर कितनी रह जाएगी, 8 रह जाएगी। तो आपको कैलकुलेशन करने में क्या हो जाएगा, बहुत ईजी हो जाएगा। देखो कैसे, ठीक है, आओ करते हैं इसको, कि d इजिकल टू
4 इंटू 108/6 इंटू, मैंने आपसे कहा इसको 4 कर लो ना, 4.08 को क्या कर लो 4 ही मान लो, 6 इंटू 10⁻23 इंटू 4 इंटू 10⁻−8 का होल क्यूब। तो अब मुझे लग रहा है आप इसे बिल्कुल इजी कर सकते हो। और देखो इसी तरह कैलकुलेशन करनी है आपको, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम टेक नहीं करना है। ज़्यादा टाइम लोगे तो सिंपल सी बात है पेपर अधूरा रह जाएगा। अब यहाँ से जो आपकी डेंसिटी आएगी वो किस में निकल के आएगी, आपकी सिंपल ग्राम पर सेंटीमीटर में, पर सेंटीमीटर में निकल के आएगी। ठीक है, तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, केवल गुणा भाग करनी। नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए कि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन से आप क्या समझते हैं। विलेय के वाष्प दाब एवं मूल प्रवाह में आपेक्षिक अवनमन के बीच संबंध व्यक्त कीजिए। ओके, तो देखो स्टूडेंट आप इतना तो जानते ही हैं क्या कि ये हमारे पास कोई भी सॉल्वेंट है और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल वेपराइज हो रहे हैं। अगर आप इस सॉल्वेंट में है ना, ये हमारे पास विलायक है, शुद्ध विलायक, आप इस शुद्ध विलायक में कुछ अवाष्पशील विलेय मिला देते हैं तो विलेय के कण यहाँ इकट्ठे हो जाएंगे। तो अब इनकी वाष्प कम बनेगी, वाष्प कम बनेगी तो जो वाष्प दाब है वो कम होगा एज कंपेयर टू किसके, विलायक के। यानी विलयन में जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय मिलाते हैं तो उसके वाष्प दाब में कमी होती है, और इस कमी को हम नाम देते हैं क्या, वाष्प दाब में अवनमन। आपेक्षिक अवनमन नहीं, वाष्प दाब में अवनमन। माना कि विलायक का, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब P0 और विलयन का वाष्प दाब PS है, तो जो कमी होगी स्टूडेंट वाष्प दाब में, जो कमी होगी उसे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, P0 माइनस PS, और मैं इसे नाम दे रहा हूँ वाष्प दाब में अवनमन। लेकिन क्वेश्चन में दिया गया वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, तो आपेक्षिक किसके, P0 के, तो डिवाइड कर दो P0 से। तो ये जो यूनिट आई ये है आपकी वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, जो कि एक अणुसंख्यक गुण है। अणुसंख्यक गुण किन्हें कहते हैं, जो किसी विलयन में उपस्थित विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। राइट, अब आइए देखो, इसके बाद आता है राउल्ट का लॉ। राउल्ट एक साइंटिस्ट है, वो आपसे क्या कहता है, राउल्ट साहब ये कहते हैं कि किसी विलयन के वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलेय के मूल भिन्न के बराबर होता है, या विलेय के मूल अंश के बराबर होता है। तो विलेय के मूल अंश को आप जानते हो किससे रिप्रेजेंट करते हो, काई बी से रिप्रेजेंट करते हो, तो आसानी से रख सकते हो। अब आप ये भी जानते हो कि काई बी को हम कैसे लिखते हैं। देखो काई बी कैसे लिखेंगे भाई, कि विलेय के मूलों की संख्या, ठीक है, विलेय के मूलों की संख्या बटे विलयन में कुल मूलों की संख्या, यानी NB प्लस Na। अब क्योंकि राउल्ट का नियम केवल तनु विलयनों पे लागू होता है, तो तनु विलयनों के लिए NB की हम क्या मान लेते हैं, नेगलेक्ट मान लेते हैं ना Na के कंपैरिजन में। तो हमारे पास सिंपल काई बी बराबर क्या हो जाएगा, NB/Na। और इसको रखोगे आप सही से, है ना, वैल्यू रख दो इनकी NB और Na की, तो आप जानते हो कैसे रखोगे कि WB/MB इंटू WA/MB। बस इस वैल्यू को इक्वेशन में रख दो कि भाई P0 माइनस के PS/P0 इज इक्वल टू हो जाएगा किसके, कि WB इंटू MB ओवर MA, सॉरी ऊपर MA है ना, MA, ये MA है, ओवर MB इंटू WA। और यही आपका फॉर्मूला आ गया, यही रिलेशन आ गया किसमें, वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन और मूल अंश में। मूल अंश के साथ साथ मैंने आपको विलेय के अणुभार में रिलेशन भी बता दिया। राइट, चलो नेक्स्ट चलते हैं। देखो उसने पूछा आपसे कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव को समझाइए। तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, थोड़ा समझिए।
आपको पता है अगर आपको कोई एक सिंगल इलेक्ट्रोड दिया जाता है कि भाई इसका पोटेंशियल कैलकुलेट करिए, तो आप सीधा कैलकुलेट नहीं कर सकते, आपको दूसरे इलेक्ट्रोड की ज़रूरत पड़ेगी। उसके लिए हम क्या करते हैं, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का यूज करते हैं। ये होता क्या है, देखो एक इस तरह का एक कंटेनर होता है, इसमें एक गिलास की नली लगी रहती है इस तरह से कांच की, और इसमें एक प्लेटिनम का वायर लगा रहता है, यहाँ प्लेटिनम का टुकड़ा लटका रहता है, और इस कंटेनर में HCl भरा रहता है ना, 1NaCl, जिसकी नॉर्मेलिटी या मोलरिटी 1 होती है। हम 1 बार प्रेशर पर यहाँ H2 गैस फ्लो करते हैं। ये किसका बार है, प्लेटिनम का वायर है ना, वायर। ये किसका टुकड़ा है, प्लेटिनम का टुकड़ा है। ये पूरा सेटअप ये कहलाता है सी, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, राइट। कोई दिक्कत ये बताओ आप, यस। अब वो आपसे कह रहा है कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के विभव को समझाइए। देखो होता क्या है, ये जो हमारा मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, ये एनोड और कैथोड दोनों की तरह एक्ट करता है। यानी कुछ मेटल्स के साथ एनोड की तरह और कुछ के साथ कैथोड की तरह। आपने विद्युत रासायनिक श्रेणी पढ़ी होगी, तो जिनकी पोजीशन हाइड्रोजन से ऊपर होती है उनके साथ ये कैथोड की तरह एक्ट करता है, और जिनकी पोजीशन हाइड्रोजन से नीचे होती है उनके लिए ये एनोड की तरह बिहेव करता है। तो देखो दोनों की रिएक्शन हम समझते हैं कि जब ये एनोड की तरह बिहेव करता है तो रिएक्शन कैसे होती है। देखो सिंपल सी बात है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, तो ऑक्सीडेशन होगा तो देखो कैसे कि H2 गैस ऑक्सीडाइज होगी किसमें, H प्लस आयन में, एक्वस सॉल्यूशन में, +1 इलेक्ट्रॉन। अब ये हाफ H2 कहाँ से जा रही है, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड पे जा रही है ना, इसलिए Pt को ले लिया हमने कि H2 गैस थी। इस तरह से शो करेंगे इसको। और अगर रिप्रेजेंट करोगे तो कैसे रिप्रेजेंट करोगे कि E0 हाफ H2 ऑब्लिक H प्लस आयन, और ये कितना लेते हैं हम, 0.0 वोल्ट है ना, कंसीडर करते हैं इसको। तो एनोड पे हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन दिखाएंगे इस तरह। अब इसी को ही जब ये सी कैथोड की तरह एक्ट करता है तो कौन सी रिएक्शन होती है, जस्ट अपोजिट हो जाती है भाई, कि कैथोड पे रिडक्शन होगा। तो रिडक्शन कैसे होगा कि H प्लस आयन ये कहाँ से आ रहे हैं, HCl से, ये इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, किस में कन्वर्ट होंगे, हाफ H2 में। कहाँ पर, Pt की सरफेस पर, ठीक है, Pt सॉलिड की सरफेस पर। बस अब इस इलेक्ट्रोड को कैसे शो कर दोगे आप कि H प्लस आयन किस में ब्रेक हो रहा है, हाफ H2 में। पोटेंशियल कितना मानोगे, 0.0 वोल्ट, ठीक है। तो दोनों तरह से समझाया कि सी एनोड की तरह भी बिहेव कर सकता है, कैथोड की तरह भी बिहेव कर सकता है। एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड पे रिडक्शन होगा, यानी एनोड पे ऑक्सीकरण और कैथोड पे अपचयन, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है। नेक्स्ट आइए, आपसे कह रहा है कि विद्युत अपोहन की उपयोगिता लिखिए। देखो ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन है, जितना समझा रहा हूँ अगर उतनी लिख के आगे तो पक्के 2 नंबर मिलेंगे, एक नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। तो देखो पहले तो समझो सिंपल अपोहन को। अपोहन क्या है, डायलिसिस कहते हैं इसको अंग्रेजी में, और डायलिसिस के नाम से आप सब जानते हो इसको। हम क्या लेते हैं, एक थैलोफीन का बैग लेते हैं। सर थैलोफीन का क्यों लेते हैं, क्योंकि ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है ये वाली, अर्धपारगम्यजन्य है ना, और इसमें हम क्या करते हैं, कोलाइडी विलयन भर देते हैं, ये बहते हुए पानी में इसको लटका देते हैं ना। तो आपको पता है इसमें से जो अशुद्धियों के पार्टिकल हैं ना, जो अशुद्धियों के पार्टिकल हैं वो बहते हुए जल के साथ निकल जाएंगे, लेकिन कोलाइडी कण नहीं निकलेंगे, क्योंकि कोलाइडल पार्टिकल का साइज अशुद्धियों के पार्टिकल के साइज से बड़ा होता है। परंतु आपको पता है ये प्रोसेस बहुत धीरे धीरे होगा। अब हम क्या करते हैं, इसमें 2 इलेक्ट्रिक रॉड डाल देते हैं है ना, इसमें करंट फ्लो कर देते हैं भाई, इलेक्ट्रोड लगा देते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव।
तो अब क्या होता है, आपको पता है कि जो इम्प्योरिटी होती हैं, जो अशुद्धि होती हैं, उनके पार्टिकल पे साइज होता है या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। अब जैसे ही आप यहाँ चार्ज फ्लो करोगे, विद्युत आवेश प्रवाहित करोगे, तो ये जो अशुद्धियाँ थी वो तेजी से बाहर की ओर जाने लगेंगी। इसका मतलब जो हमारे पास अपवहन की अभिक्रिया थी वो अब तेज हो जाएगी, और क्योंकि इसमें विद्युत प्रवाहित कर दी तो इसीलिए हम इसे नाम दे देंगे विद्युत अपवहन। ठीक है, तो बस आपको 2 नंबर मिल जाएंगे, एक फिगर बना दो और इतना लिख दो। तो देखो स्टूडेंट, जितना कह रहा हूँ, जैसे कह रहा हूँ वैसे ही करके आगे 1 नंबर नहीं काट सकता आपका टीचर। तो आज मैं इतना ही सेशन लूँगा, है ना, इतने ही क्वेश्चन लूँगा, आगे फिर मैं इसे कंटिन्यू लगूँगा। बट आपसे अपेक्षा की जाती है, क्या आप इस सीरीज को कंटिन्यू रखना चाह रहे हैं या नहीं। थैंक यू स्टूडेंट, ऑल दी बेस्ट।